तो आज हम सॉल्व करने वाले दर्द से अध्याय 2.0 का पेपर सेकंड। कल हमने पेपर फर्स्ट सॉल्व किया था। ये आपके अंतिम समय में पहाड़ की तरह काम करेगा, तो आप लास्ट तक जुड़े रहिए और एक एक प्रश्न देखते रहिए। जीके पोर्शन सभी के लिए है। तो चलो हम शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल है हमारा, 1428 में रामपुरा भिलवाड़ा का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था राणा मोकल और फिरोज खां के बीच में। दूसरा सवाल है, महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान किसके नेतृत्व में भेजा गया था? तो वो जगन्नाथ कछुआ के नेतृत्व में 6 दिसंबर 1584 को। 1585 के बाद अकबर ने किसी को सैन्य अभियान के रूप में नहीं भेजा। तीसरा सवाल है, राणा सांगन द्वारा लड़ी गई निम्न लड़ाइयों का कार्यक्रम है। 1517 में खातौली का युद्ध, 1558 में बाड़ी, 1527 में बयाना और 1527 मार्च में खानवा का लड़ा था। सबसे पहले लड़ा था इन्होंने खातौली का युद्ध, फिर लड़ा था बांगरो, फिर लड़ा था इन्होंने बयाना। ये हो जाएगा अपना उत्तर। वो तला का युद्ध में असंगत बताइए। ये युद्ध चैत्र सिंह और इक्कीस में युद्ध हुआ, सही बात है। इस युद्ध का वर्णन जैसे सूर्य ने हमीरमल बदल में किया, सही बात है। उताला का युद्ध 1727 में लड़ा गया, ये भी सही है। इस युद्ध में जैत्र सिंह पराजित हुए, ये बात गलत है। जैत्र सिंह जी की जीत हुई थी इसमें। इस युद्ध में जैत्र सिंह विजय हुए थे। फिर अपना पांचवा सवाल, गंधर्व बाईसी के संबंध में निम्न में से कौन शासक संबंधित है या संबंधित शासक है? तो सवाई प्रताप सिंह, जो थे अपने अपने कछवा जयपुर के थे। इनके प्रजपाल भट्ट राजा गीत गोविंद संगीत। छठा सवाल है, मेवाड़ में इल्जामा खास की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो जो इल्जाम खास है वो सज्जन सिंह के काल में चालू हुई थी, महेंद्र सभा के नाम से, 28 अगस्त 1980 को। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोविंदा में हुआ था 32 वर्ष की आयु में, 28 फरवरी 1572 को उदय सिंह जी की मृत्यु के समय। आठवां सवाल है, मेवाड़ के किस शासक को गौरीशंकर हिरासत ओझा ने गुलाम वंश के समय का सबसे प्रतापी शासक कहा है? तो अपने थे जैत्र सिंह, जिन्होंने भूताला के युद्ध में इल्तुतमिश को पराजित किया था। नवा सवाल है, महाराणा मोकल द्वारा निर्मित अथवा जीर्णोद्धार कृत मंदिर है। तो इनके काल में एक तो तुलजा भवानी मंदिर जो बनवीर ने बनाया था, वो इनके काल से संबंधित नहीं। एक पार्श्वनाथ श्याम पार्श्वनाथ मंदिर, ये भी इनके समय का संबंधित नहीं है। ये जो पार्श्वनाथ मंदिर है तेज सिंह की पत्नी ने बनाया था, जैतल देवी ने, और तुलजा भवानी बनवीर ने बनाया था। अतः महाराणा मोकल के काल का है द्वारकाधीश मंदिर और समदेश्वर मंदिर, यानी 1 और 2 हो जाएगा अपना उत्तर। फिर अपना 10वां सवाल क्या कह रहा है, महाराणा कुंभा के संबंध में असत्य कथन। कुंभा के काल में कवि अत्रि और महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की थी, सही बात है। कुंभा का कामराज रतिसार नामक ग्रंथ 7 अंगों में विभक्त है, ये भी सही है। कुंभा ने चित्तौड़ में संघार सवरी का मंदिर का निर्माण करवाया, सही बात है। कुंभा ने मालवा के मेदिन राय को चरण दी, तो मालवा के मेदिन राय को चरण राणा सांगा ने दी थी, कुंभा ने नहीं दी थी, तो ये अपना हो जाएगा गलत। फिर क्या, महाराणा सांगा को सेना भगवानेश किसने कहा था? कर्नल जेम्स टॉन ने महाराणा सांगा को सैनिक भगवानेश कहा था। अपना आ जाएगा 12वां सवाल कह रहा है, किस ग्रंथ में मुगल मेवाड़ संधि व हल्दीघाटी युद्ध के प्रताप की विजय का उल्लेख मिलता है? तो अपने राजप्रकाश में राजप्रकाश के लेखक थे किशोरदास आसिया राजप्रकाश के लेखक थे, जिसमें मेवाड़ संधि और हल्दीघाटी युद्ध का विजय के वर्णन मिलता है हमको। 18वां सवाल है, झालावाड़ रियासत का प्रथम शासक था झालामदन सिंह। 1838 से 1845 में फर्स्ट बार बना था। अंग्रेजों ने झालावाड़ रियासत दी थी झालावाड़ राज्य में अंग्रेजों ने मान्यता कब दी? तो 1837 को दी थी, लेकिन प्रश्न में मिला है मार्च 1838 को, तो यही मानेंगे, बाकी 1837 में की थी। जमुआ रामगढ़ में मीनाओं को परास्त कर किसने अपनी राजधानी बनाई थी? तो जमुआ रामगढ़ में मीनाओं को परास्त कर दुले राव ने अपनी राजधानी बनाई थी। फिर अपना 16वां सवाल, मान सिंह ने कौन सा कथन विचार कीजिए। मान सिंह के नेतृत्व में मुगल सेना ने पहली बार उड़ीसा का प्राधिकार किया। मतलब मान सिंह को अकबर ने 7,000 का मनसबदार प्रदान, उपरोक्त में से सत्य कथन है? तो दोनों सत्य है। 1605 में 7,000 मनसबदारी दी थी और उड़ीसा पर अधिकार किया था। जयपुर में मदरसा हुंडी की स्थापना सवाई राम सिंह द्वितीय ने की थी। सवाई माधो सिंह ने नाम बदलकर राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स कर दिया इसका। फिर अपना 18वां सवाल कह रहा है, सवाई जयसिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां बताइए। इन्होंने जयपुर नगर बसाया, सूरत खाना की स्थापना की, सिसोदिया रानी का महल बनाया और जगत शिरोमणि मंदिर मान सिंह के काल में उनकी पत्नी कमलावती ने बनाया था। तो 1, 2, 3 अपना सही हो जाएगा, डी गलत होगा। 1727 में इन्होंने जयपुर नगर बसाया, सूरत खाना जो चित्रकार से संबंधित है, नाहरगढ़ में स्थित चंद्र महल जल महल बनाया। तो अभी अपना 19वां सवाल है, ईश्वर सिंह के संबंध में निम्न कथन में असत्य कथन। ईश्वर सिंह व माधो सिंह के मध्य उत्तराधिकारी ये लेकर राजमहल का युद्ध हुआ, सही बात है। ईश्वर सिंह ने अपने काल में सरदार कुसुली का निर्माण कराया, सही है। अगस्त 1748 में ईश्वर सिंह व माधो सिंह के मध्य बकरू का युद्ध हुआ, ये भी सही है। ईश्वर सिंह ने मुगलों से रणथंभौर दूर छीन कर इसे जयपुर राज्य में सम्मिलित किया था, गलत है। सवाई माधो सिंह ने किया था मुगलों से रणथंभौर दूर छीन कर। नेक्स्ट सवाल है अपना 20वां, कि जो मेवाड़ शासक है
और मराठा पेशवार बाजी प्रथम ने चौथ वसूल संबंधित समझौता महाराणा जगत सिंह के साथ दिक्ते के साथ किया था। 21वां सवाल है, सिलीसेट झील को निम्नलिखित में से कौन सी नदी शाखा को रोककर बनाया गया था? तो रूपालन नदी को रोक कर बनाया गया था। रूपालन नदी उदयनाथ पहाड़ी अलवर से आती है। इसका अन्य नाम है वरा नदी और लसावरी नदी। फिलहाल सिलीसेट झील को रामसर साइट में शामिल कर दिया गया है। 22वां सवाल है, कौन सी नदी बनास नदी के दाहिनी तट की सहायक है? तो बनास की दाहिनी तरफ से आती है मेनाल, बेड़च, और बाई तरफ से आती है कोटारी, डाई, मोरल, खारी, ढूंढ, मानसी और बाई। ये अपने आती है दाई तरफ से। ठीक है। 23वां सवाल कौन सा है? सुमलित नहीं है। बनास कहाँ से निकलती है? बनास निकलती है वेरों के मठ से। खमनोर की पहाड़ी वेरों के मठ से निकलती है। ठीक है। दूसरा, काकनी नदी कोटारी गांव जैसलमेर से निकलती है। सोम नदी बीचामेड़ की पहाड़ियों से निकलती है, उदयपुर से। बाणगंगा बैराट की पहाड़ियाँ जयपुर से निकलती है। पश्चिमी बनास नया सनवाड़ा सिरोही से निकलती है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट सवाल है अपना 24वां सवाल। 24वां सवाल क्या कह रहा है? कौन सी झील राज्य के सबसे उत्तरी दिशा में स्थित है? तो सबसे उत्तरी दिशा में सांबर जयपुर के आसपास है, फौजसागर अजमेर में, कायला में, जोधपुर में, तालसा पर चूरू में। तो सबसे ऊपर अपने चूरू है, तालसा पर चूरू हो जाएगा। 25वां सवाल है, अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ कौन सी है? तो अरब सागर में कौन सी? सोम नदी। सोम अरब सागर में गिराएगी। सोम किसकी सहायक? माएगी। और फिर अपने पश्चिम बनास गिराएगी, फिर लूनी गिराएगी। बनास किसकी सहायक? चंबल की, जो कि बंगाल की खाड़ी का तो तंत्र है। तो अपना ये हो जाएगा। हारनो और सई नदियाँ किसकी सहायक है? तो वो साबरमती की है। साबरमती की दाई तरफ से सई, खीरी और धामनी, बाई तरफ से वागल, हाथमल और हानो निकलती है। नेक्स्ट सवाल है 27 नंबर, सांबर झील में जल गिराने वाली नदियाँ हैं। साबरमती में तुरनमती, रूपनगढ़, खंडेल, मेंढा, खारी, देवयानी नाला, नालियासर नाला, त्यांदे नाला और बांडी नदी का नाला, ये सभी गिराती है। और सबसे ज़्यादा नमक मेंथा नदी लेके जाती है। तो सभी हो जाएगा आंसर अपना। 28 नंबर सवाल बोल रहे हैं कि सर्वाधिक राजस्थान में जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी है। सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र कौन रखती है? तो बनास रखती है। बनास के बाद लूनी लगती है। लूनी के बाद में चंबल, चंबल के बाद में माई और माई के बाद में बाणगंगा। तो सबसे ज़्यादा अपने आएगा बनास, फिर लूनी, फिर बनम्बल और फिर माई। जल उपलब्धता के आधार पर सबसे ज़्यादा चंबल, बनास, माई और फिर लूनी आएगा। 19वां सवाल, भीमताल प्रताप, भीमतल, भीमलत जो जल प्रताप है वो सही है, बताइए। तो पहला मैनाल भीलवाड़ा में मैनाल का प्रताप है। चंबल चित्तौड़गढ़ में चुलिया जल प्रताप है। और मांगली बूंदी में भीमताल या भीमलत जल प्रताप है। फिर अपना 30 नंबर सवाल, कौन सा असुमेलित युग में थे? तो अनूप सागर बीकानेर में है, सही बात है। बीकानेर में और भी है, सूरसागर, कोयलाद, गजनेर भी है। जिले है, सब जिलों के नाम है जो अपने कहाँ कहाँ आई हुई है। तो इससे संबंधित है अपने अनूप सागर, गजनेर, सूरसागर, कोयलाद बीकानेर में, नवल सागर, नवलखा, फूल सागर, जैत सागर, भीमतट, वर्धोदम, जवाहर सागर और दूध, ये सब है बूंदी में। गोवर्धन उदयपुर, गोवर्धन सागर उदयपुर में। डोसा में माधव सागर, कलाक सागर और चिलीमिनी और देलनी। और भीम सागर है हरिचंद्र डैम और मानसरोवर सागर काडला झालावाड़ में। ये हो जाएगा हम झालावाड़ के। फिर अपने 31 सवाल है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस नदी का तटीय स्थल नाली कहलाता है। मृत नदी है, उद्गम हिमालय से होता है। कौन सी? गगन नदी, सरस्वती नदी भी कहते हैं। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना 2.0 राजस्थान में कब प्रारंभ हुई थी? तो फरवरी 2024 में प्रारंभ हुई थी। इसका पहला चरण था, फर्स्ट चरण में अपने 349 पंचायत समिति के 5135 गांवों में लगभग 1.5 लाख कार्य किया गया था। 3500 करोड़ की लागत से इसे चालू किया गया था। फिर अपना 33 नंबर सवाल, परंपरागत जल विधि खड़िंग पालीवाल ब्राह्मणों की 15वीं शताब्दी में कहाँ से शुरू की थी? जैसलमेर में की थी। फिर अपना सुमेलित नहीं है, तो टापी बावड़ी जोधपुर में है, नहीं है। टापी बावड़ी जोधपुर में, रानी जी की बावड़ी बूंदी में, और बूंदी में गुलाब बावड़ी और अनारकली बावड़ी भी है। भूत बावड़ी जोधपुर में, ढोलपुर में नहीं है। भांडरेसा डोसा है। पन्ना मीना की बावड़ी जयपुर में, नवलखा बावड़ी डूंगरपुर में, चांद बावड़ी डोसा में है। और अपने और भी देख लो, लाहनी बावड़ी दूध बावड़ी सिरोही में, त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर में। ये हो जाएगी अपने। फिर नेक्स्ट सवाल है अपना 35 नंबर, भू जल आकलन 2023 के अनुसार राजस्थान में सुरक्षित ब्लॉक कितने? तो 38 सुरक्षित है, 22 अपने अर्ध विषम में, 23 विषम में और 20 से कुछ नहीं है। नेक्स्ट सवाल 36 नंबर, राजस्थान साहित्य लेखन की गद्य विधा नहीं है। गद्य विधा कौन सी नहीं है? तो विगत गद्य है, बात है, वंशावली है। जुड़ना पद्य विधा है। जुड़ना कौन सी है? पद्य विधा। पद्य विधा में कौन कौन सी आएगी? पद्य विधा में आएगी रासो, सोरठा, दुआ, वचनिका, वेली, कुंडलिया, मरसिया, जमा, जुड़ना, रूपक और श्लोक। जुड़ना आ जाएगी। और अपने गद्य लेखन में आएगी खैत, बात, विगत, बही, वंशावली, टब्बा, टिकाए, बालक बोध, कुलक, प्रकाश और प्रियावली। ये अपने आ जाएगी गद्य में।
37 सवाल कह रहा है प्रारंभिक कालीन लौकिक साहित्य की रचना नहीं है। लौकिक साहित्य की रचना नहीं है तो अपने पास में देख, तो ये होगी अपने रलमल छंद। रलमल छंद की जो थी वो चारण साहित्य थी, श्रीधर व्यास ने लिखी थी। ये पर लौकिक साहित्य नहीं है। हंसावली, बसंत विलास, बिसल देव रासो अपने प्रारंभिक कालीन लौकिक साहित्य रचनावली। हंसावली कवि असाहित ने लिखी थी, बसंत विलास विद्या विलास पड़ाव ने लिखी थी, बिसल देव रासो किसने लिखी थी, अपने नरपति नाल ने लिखी थी। ठीक है। 38 सवाल बोल रहा है कि निम्न रचनाओं में लेखक कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है तो अपने पास में पहली है रेवंत गिरी रास की विजय सेन ने लिखी थी, सही है। वीर मायन बादरडाड़ी भरतवर्ष बाहुबली रास शालिभद्र सूरी ने लिखी थी। चंदन बाला रास आसू कवि ने लिखी थी और कवि पालन की थी नैमिनाथ बारहमासी। तो ये अपना हो जाएगा 2 नंबर आंसर इसका। ये 39 सवाल 39 नंबर में क्या है, बिसल देव रासो किस रस की प्रधानता है, तो संगार रस। तो 40 नंबर राजस्थान साहित्य के आदि काल की चारण शैली की रचनाकार है, तो चारण शैली के रचनाकार थे अपने श्रीधर व्यास। आदिकाल चारण साहित्य के रचनाकार थे कवि असाहित और नरपतिनाल लौकिक साहित्यकाल थे और सोम सुंदर आदिकाल के जैन साहित्यकाल थे। 40 नंबर है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवार को स्वरोजगार तथा आजीविका से जुड़ी गतिविधियों के लिए 1 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। तो ये बात पहले यहाँ 2 थी, हमने 1 कर दिया तो 1 लाख होती है। राज्य में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिलों में त्रैमासिक रैंकिंग के आधार पर पहली रैंक को 50 लाख, दूसरे को 35 लाख, तीसरे को 50 लाख का वित्तीय सहायता दी जाएंगे। सी में इस योजना के द्वितीय चरण में 5002 गांवों का चयन किया गया है, सही है। 28,827 परिवारों का सर्वे किया गया था इस योजना के तहत। फिर अपने 42 नंबर सवाल क्या है, 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता 2025 के उपलक्ष्य में अमित शाह अध्यक्षता के सहकार एवं रोजगार उत्सव राज्य के किस स्थान पर आयोजित हुआ था, तो ददिया जयपुर में हुआ था। ददिया जयपुर में अमित शाह ने शुरुआत की थी। तो 43 नंबर सवाल कहता है 21 जुलाई 2025 को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़ी ने जस्टिस श्री राम कल्पति राजेंद्र को राजस्थान उच्च न्यायालय के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई और उनका कार्यभार 27 सितंबर 2025 तक रहेगा। 25 तक रहेगा, अभी वो चले गए और नए अपने सीजीआई आज पे। 44 नंबर सवाल नीति आयोग द्वारा चलाए गए संपूर्णता अभियान के तहत राज्य स्तरीय पर राजस्थान के किस जिले में स्वर्ण पदक प्रदान किया गया था, तो करौली ने राज्य स्तर में स्वर्ण पदक जीता था। 45 नंबर सवाल 45 है 27 जून से 7 जुलाई तक अमेरिका में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायरिंग गेम 2025 में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने बॉक्सिंग स्वर्ण पदक जीता था, तो ये अपनी कृष्णा शर्मा ने इसमें बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीता था। 46 काजरी जोधपुर के वैज्ञानिकों ने कृषि अनुसंधान परिषद की 97वीं स्थापना दिवस पर कृषि एवं संबद्ध विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से डॉक्टर धीरज सिंह को सम्मानित किया है, जो शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में विश्व में आए। फिर अपने 47 नंबर सवाल क्या बोल रहे हैं, 47 नंबर सवाल बोल रहा है विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उचित है। विकास में सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, तो ये रहेगा। परिवर्तनों की उत्तर श्रृंखला होती है विकास, गर्भाधान से शुरू हो जाती है विकास, एक सुव्यवस्थित क्रम में होती है, एक व्यवस्थित श्रृंखला मानी जाती है। विकास बहुदिशीय और बहुआयामी होता है, विकास का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। तो अपना विकास सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। 48 पियाजे के संदर्भ में पूर्व संख्यात्मक चरण क्या है, तो संज्ञानात्मक विकास का दूसरा प्रमुख चरण है। इस अवस्था में बच्चे प्रतीकात्मक विचारों के उपयोग में अधिक परिष्कृत हो जाते हैं, लेकिन तर्क का उपयोग करने में सक्षम नहीं होते। तो दोनों कथन सही है, दोनों कथन इसमें सही हो जाएंगे। नेक्स्ट 49 सवाल विकास का सिद्धांत नहीं है, तो विकास कभी एक विधि का पालन नहीं करता, ये सिद्धांत नहीं है, व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत है, एकीकरण का सिद्धांत है और विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ये भी सिद्धांत है। ये हो जाएगा अपना। 50 नंबर सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास का स्तर है, जहाँ कार्य नैतिकता सामाजिक और मान्यताओं से तय किया जाता है, तो वह है अपने परंपरागत स्तर 10 से 13 वर्ष तक। 51 नंबर सवाल क्या बोल रहा है अपने पास में, 51 नंबर सवाल बोल रहा है कि मनो सामाजिक विकास का अंतिम चरण कौन सा है, तो मनोवैज्ञानिक जो है मनो सामाजिक विकास का अंतिम चरण है वो है संपूर्णता बनाम हताशा। संपूर्णता बनाम हताशा, जिसे हम क्या कहेंगे, जिसे हम कह सकते हैं इकट्ठा बनाम निराश, ये भी कह सकते हैं। पहला क्या है, मनोसामाजिक विकास का पहला चरण है विश्वास बनाम अविश्वास, दूसरा है आत्मनिर्भरता बनाम शंका, दूसरा है पहल बनाम अपराध बोध, चौथा है उद्यमिता बनाम हीन भावना, पांचवा है पहचान बनाम पहचान क्रांति, छठा है कनिष्ठता बनाम अलगाववाद, सातवां है जन्नत बनाम स्थिरता और आठवां है संपूर्णता बनाम हताशा। 52 यादी के अनुसार नैतिक विकास की अवस्था इंगित है, तो नैतिक विकास की कौन सी अवस्था है, एक तो संक्रमण अवस्था है और एक अपने पास आत्म केंद्रीय अवस्था है, यानी ए और डी हो जाएगा इसका।
53 नंबर पूरी बाल्यावस्था से संबंधित समूह है, तो इस समूह में समय अवस्था, तैयारी अवस्था, खिलौने से ले खेलना संग्रहण काल कहलाता है। ये रहेगा अपना। फिर है अपना 54 नंबर सवाल। 54 नंबर सवाल, मन बुद्धि बालक माता पिता के बुद्धि संतान और बुद्धिमान माता पिता के मंद बुद्धि संतान का होना प्रत्यागमन कहलाता है। सोर्सेन के अनुसार ये जो मन बुद्धि का माता पिता के बुद्धिमान संतान और बुद्धिमान माता पिता के मन बुद्धि आना प्रत्यागमन कहलाता है। सोर्सेन ने ये बताया था। 55 आमतौर पर गत्यात्मक कौशल की प्रक्रिया को यह देखने में आता है कि स्थूल कौशल का विकास सूक्ष्म से पहले होता है। इसे किस सिद्धांत से समझा जाता है? तो ये होता है जो सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट पर इसको समझा जाता है। नेक्स्ट सवाल है 56 नंबर, 20वीं सदी बालकों की सदी है किसने कहा था? अपने 20वीं सदी 12वीं बालकों की सदी है क्रो एंड क्रो ने कहा था। नेक्स्ट सवाल है 57, बच्चों के शारीरिक विकास शैशवावस्था से असंबंधित असत्य कथन है। तो बालक की लंबाई वजन की मात्रा बालिकाओं से अधिक होती है शैशव काल में। ये बात सही है। शिशु का वजन जन्म के समय 3 kg होता है, सही है। मस्तिष्क का 90% विकास, शारीरिक विकास शैशवावस्था में हो जाता है। दांत का निर्माण नहीं होता शैशवावस्था में, ये अपना गलत हो जाएगा। 58 है, सामाजिक एवं समयगात्मक विकास साथ साथ चलते ही, ये किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने कहा था। फिर अब ब्रूनर का 59, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास की महत्वपूर्ण चरणों की पहचान कीजिए और बताइए सही क्रम। तो इनका 3 क्रम था, एनेक्टिव, अनुप्रतीकात्मक और प्रतीकात्मक, जिसे हम सक्रिय, प्रतिबिंबात्मक और संकेतात्मक भी कहते हैं। एनेक्टिव को सक्रिय, अनुप्रतीकात्मक को प्रतिबिंबात्मक और प्रतीकात्मक को संकेतात्मक भी कहते हैं। 60वां सवाल है, विकास के परिणाम नवीन विशेषता और नवीन योग्यता प्रकट होती है। हल्लोक ने कहा था कि विकास परिणाम स्वरूप नवीन विशेषता और नवीन योग्यता प्रकट होती है। 61 सवाल है, संवेगों को सही क्रम में सजाए। तो उत्तेजना, आनंद, क्रोध और ईर्ष्या। सबसे पहले जन्म के समय उत्तेजना आती है बालक में, 3 माह में आनंद और कष्ट आता है, 6 माह में भय, क्रोध, घृणा आती है, 12 माह में समय और उल्लास आता है, 18 माह में ईर्ष्या आती है और 24 माह में हर्ष आता है बालक में। 62 समान अवली लेखा ने पेरिस ओलंपिक 2024 के खेलों में प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। तो वो जीता था 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग HH1 स्पर्धा में जीता था। फिर 63 नंबर, निम्नलिखित में से राजस्थान के उस खिलाड़ी की पहचान कीजिए जिसने पेरिस पैरालंपिक पैरा शूटिंग में कांस्य पदक जीता तथा वर्ष 2024 में उन्हें अर्जुन अवार्ड मिला। तो अपने मोना अग्रवाल ने 10 मीटर एयर राइफल HH1 इवेंट में 228.60 स्कोर के साथ कांस्य पदक जीता था। 64 सवाल, सूची को मिलान कीजिए। अनंत सिंह नरूका निशानेबाज है, रजत चौहान अपने पास तीरंदाजी है और भावना जाट है अपने पास एथलीट, क्रो एंड फील्ड क्या है ट्रैक एंड फील्ड के लिए, और अपने पास भावना जाट एथलीट और रवि विष्णु क्रिकेटर है। तो अपना हो जाएगा 2 नंबर। नेक्स्ट है अपने पास में 65 नंबर सवाल, कौन सा है? खिलाड़ी रितिका सिंह के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। मालपुरा टोंक की निवासी है, जम्मू कश्मीर में कुल्लू में आयोजित राष्ट्रीय विंटर आइस स्टॉक चैंपियनशिप में 4 मेडल जीते, 1 गोल्ड, 2 कांस्य और 1 सिल्वर जीता था। भारत के पहले ट्रांसजेंडर खिलाड़ी है, तीनों बात सही है। 66 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार में हुए थे 2025 में। असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो इसमें असत्य कथन है कि इसमें राजस्थान 24 स्वर्ण पदक के साथ प्रथम स्थान पर रहा है, जबकि तीसरे स्थान पर रहा था राजस्थान। इसमें 60 पदक जीते थे, टोटल 24 स्वर्ण, 12 रजत और 24 कांस्य। और सीधा जाकर साइकिलिंग की थी जिन्हें 3 स्वर्ण पदक जीते थे। राजस्थान में एथलीट हंसराज दायल ने डिस्कस थ्रो में 63 मीटर पॉइंट कर रिकॉर्ड बनाया था, स्वर्ण पदक जीता था। और राजस्थान की तलवारबाजी प्रकृति शर्मा ने स्वर्ण पदक जीता। 67 नंबर सवाल, दक्षिण कोरिया में आयोजित वर्ल्ड पैरा शूटिंग स्पोर्ट वर्ल्ड कप में 2025 में 5 पदक जीतने वाले रुद्रांश खंडेलवाल का संबंध है भरतपुर से भी रुद्रांश खंडेलवाल। 68 नंबर सवाल, राजस्थान के किस खिलाड़ी इस कोच ने मुक्केबाजी में गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार जीता था? तो वो अपने थे अनूप कुमार को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था मुक्केबाजी में। 69 सवाल, RT अधिनियम 2009 की धारा 18 के तहत मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र है मान्यता प्राप्त ही किए बिना किसी विद्यालय को स्थापित नहीं किया जा सकता था। अपना है 1 नंबर आंसर। 70 नंबर है, RT अधिनियम 2009 की धारा 27 के अनुसार निम्नलिखित में से किन गैर शैक्षणिक आयोजन के कार्यों में शिक्षकों की नियुक्ति की जा सकती है? तो 10 वर्षीय गणना, आपदा राहत कार्य और पंचायत राज स्थानीय निकाय चुनाव में 1, 2, 4 में कर सकते। विधानसभा एवं संसदीय चुनाव में उनकी ड्यूटी नहीं लगा सकते। 71 सवाल है, RT अधिनियम 2009 में के मान व मानकों के अनुसार कक्षा 6 से 8 के लिए जहां खाली जगह से अधिक बालक होंगे वहां एक पूर्वकालिक प्रधान अध्यापक होंगे। तो 100 बालक जहां होंगे वहां एक पूर्व अध्यापक मतलब प्रधान अध्यापक होगा। तो अपना आंसर हो जाएगा 100। 72 बालक का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा के लिए शैक्षणिक वर्ष के न्यूनतम शिक्षण घंटे डिसाइड किए गए। तो 1 से 8 तक के लिए अपने 1000 न्यूनतम घंटे डिसाइड किए गए हैं। 820 किए गए अपने 1 से 5 तक के लिए, 220 कार्य दिवस 1 से 8 के लिए। 73 शिक्षा का अधिनियम
अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29 आई में 29 फर्स्ट के तहत राज्य की घोषित शैक्षिक प्राधिकार संस्था है SERT, NCERT, SIERT और केंद्र की रहेगी NCERT। राज्य की तो SCERT और केंद्र की NCERT। 74 बोल रहे हैं सम्मिलित कीजिए। तो छात्र शिक्षक अनुपात धारा 25 में, पाठ्यक्रम में मूल्यांकन की प्रक्रिया धारा 29 में, विद्यालय विकास की योजना धारा 22 में, प्रवेश के लिए आयु का सबूत धारा 14 में। तो अपना हो जाएगा 2 नंबर आंसर। फिर 75 नंबर RT अधिनियम 2009 की धारा 36 के तहत निम्नलिखित में से किस धाराओं में दंडनीय अपराध की कार्यवाही सक्षम अधिकार से बिना पूर्व अनुमति के नहीं की जा सकती? तो वो अभियोजन धारा होती है 13, 18, 19। 13, 18, 19। 16 नंबर RT अधिनियम 2009 के किस धारा के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदत्त करती है? तो धारा 35 में केंद्र राज्य को दिशा निर्देश जारी कर सकता है। फिर है 77 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार बालकों के अधिकार व का संरक्षण के अंतर्गत अधिकारों को सुरक्षा उपायों की जांच और समीक्षा एवं उनके प्रभावी क्रियान्वयन के अनुसार करना कार्य किसका है? तो वो है अपना राष्ट्रीय राज्य बाल संरक्षण आयोग द्वारा इनका संरक्षण किया जाता है। RT अधिनियम 2009 के अनुसार किस राज्य में बालक अधिकार संरक्षण आयोग का गठन नहीं किया गया है और तो वहाँ किसके द्वारा ऐसा प्राधिकरण का गठन किया जाएगा जो राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा किए जाने वाले कार्य का संचालन करेगा? तो वहाँ की जो समुचित सरकार होगी वो आयोग की जगह एक प्राधिकरण का गठन करेगी जो वहाँ पे इस बाल अधिकार संरक्षण की रक्षा। फिर अपना 79 नंबर सवाल, एक शिक्षक द्वारा विद्यालय परिसर में शिक्षण के दौरान रमन के साथ मारपीट की, ऐसी परिस्थिति में शिक्षा का अधिकार अधिनियम की कौन सी धारा उस शिक्षक के विरुद्ध सेवा नियम के तहत अनुशासन कार्रवाई का बंद करती है? तो धारा 17 शिक्षक के लिए खतरा है। धारा 17 शिक्षक के लिए खतरा। 80 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, एक सरकारी विद्यालय में शिक्षकों की स्वीकृत पदों की संख्या 20 है परंतु वहाँ केवल 14 शिक्षक की कार्यरत नियुक्ति है। ऐसी परिस्थिति में शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 26 के उल्लंघन को रोकने के लिए वहाँ न्यूनतम कितने शिक्षक और नियुक्ति होनी चाहिए? तो एक विद्यालय में वहाँ की जो स्वीकृत पद है उसमें से 10% ही खाली रह सकते हैं, उसके अलावा वहाँ पूर्ति होनी चाहिए। तो 20 अध्यापकों में 10% यानी 2 शिक्षक ही यहाँ पे रिक्त पद रह सकते हैं, यानी 18 पद तक 18 शिक्षक यहाँ अनिवार्य है। तो 14 शिक्षक है तो 4 शिक्षक और आएंगे तो 18 हो जाएगा। 18 मिनिमम क्राइटेरिया है। फिर अपना ये मैथ्स के सवाल आ गए। मैथ्स के सवाल में देख लीजिए 81 सवाल है, इसको सॉल्व करेंगे, इसका घनमूल निकालेंगे तो 7 आ जाएगा। 343 का ये 49 और 7 आ जाएगा। 82 का आंसर आ जाएगा 9 नंबर। फिर अपने 83 का आंसर आ जाएगा अपने पास में 18। 84 का 64। फिर अपने 85 का आंसर अपने 2 नंबर रहेगा। 86 का आंसर आएगा 384। 87 का आएगा 25। 88 का रहेगा 3 प्लस √5। ऐसे ही अपने पास 89 का आंसर रहेगा 105। फिर 90 का क्या रहेगा x³ बराबर y³। 91 का वर्गमूल अंकों की संख्या होगी तो अपने पास 4। ये सब आप सॉल्व कर दीजिए। अगर अटक जाओगे तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। 92 में क्या रहेगा अपना 3 नंबर, 93 में 3 नंबर, 94 में 4 नंबर और 95 में 3 नंबर रहेगा। फिर अपने 96 में रहेगा 1 नंबर, 97 में 3 नंबर, 98 में 1 नंबर, 99 में 2 नंबर आंसर रहेगा। फिर 99 के बाद में 101 का 100 का 4, 101 का रहेगा अपने पास में 1 और 2, 1 और 2 इसके गुणनखंड होगी। 102 क्या कहेगा, 102 का निकालना है और बी का शून्य दिया हुआ है तो a बराबर 4 और b बराबर 6 आ जाएगा। 103 का आंसर क्या रहेगा, 103 का आंसर रहेगा, इसमें थोड़ा डाउटफुल था इसलिए इसमें कोई नहीं माना है हमने कि इसमें प्लस माइनस का थोड़ा दिक्कत आ रहा था, -1 होना चाहिए था इधर, लेकिन प्रिंटिंग मिसमेच में कुछ हुआ तो आ गया अपना। ठीक है, कुछ भी मान लो, लेकिन हमने माना इसका कोई नहीं इसमें से। 104 का रहेगा 4 नंबर, 105 का 2 नंबर, 106 का 4 नंबर, 107 का रहेगा अपने पास में 1 नंबर, 108 का रहेगा 4 नंबर, 109 का रहेगा का सत्य कथन में बहुपद का शून्य शून्य होता है, ये गलत। 110 नंबर सवाल है, 110 का हो जाएगा 4 नंबर। तो आपने जो आगे साइंस में देखिए असत्य कथन का चयन कीजिए। वर्षा जल के pH का मान 5.6 से कम हो जाता है तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं, सही बात है। फिर तीसरा ऑप्शन है क्षारीय मृदा का उपचार जिप्सम मिलाकर किया जाता है, ये बात भी सही है। तो जिप्सम क्षारीय मृदा का उपचार जिप्सम मिलाकर किया जाता है, सही बात है। पेट की अम्लता को दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है, ये भी सही बात है। मुख की जो pH होती है
वो 5.5 से कम होती है तो दांतों में इनेमल कसे होता है, या अधिक था, इसलिए ये ऑप्शन गलत माना था हमने। लेकिन 5.5 से कम होती है तो जो दांत होते हैं उनमें मुख की जो पीएच मान 5.5 से कम होने से दांतों के इनेमल में क्षय रोग हो जाता है। ठीक है, फिर अपने नेक्स्ट सवाल 112 कह रहा है प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए निम्न में से कौन सी प्रक्रिया प्रयुक्त की जाएगी, और जो अभिक्रिया दी है निम्न में से कौन सा कथन अभिक्रिया के संदर्भ में सही है। तो जो कैल्शियम ये जो की हुई है रिएक्शन, उसमें एक अपघटन अभिक्रिया तथा उष्मा शोषी प्रक्रिया हो रही है। तो ये जो उष्मा लेने के बाद इसका विघटन हो रहा है, जो मतलब टूट रही है, तो एक प्रकार से इसका अपघटन हो रहा है। अपघटन होने के बाद ये दो भागों में टूट रही है, यानी उष्मा लेने के बाद टूटती है, तो ये एक अपघटन अभिक्रिया तथा उष्मा शोषी प्रक्रिया होगी। फिर 113 नंबर, रासायनिक अभिक्रिया संपन्नता के दौरान देखने को मिलता है, अवस्था परिवर्तन होती है, रंग परिवर्तन होता है, तापमान परिवर्तन होता है, उपयुक्त सभी। फिर क्या है, ये संलेपन क्या है। तो ये संलेपन होता है वो प्रक्रिया क्या होती है, जो प्रक्रिया वो जंग से बचाने के लिए लोह पर जिंक की परत चढ़ाना, ये संलेपन कहलाती है। 115 नंबर, उष्मा सेपी अभिक्रिया नहीं है। उष्मा सेपी अभिक्रिया नहीं है मतलब वो अभिक्रिया जो उष्मा नहीं छोड़ेगी, प्राकृतिक गैस के दहन में उष्मा निकलेगी, साग सब्जियों के बीज में होकर खाद बनना उष्मा निकलेगी, ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ने पर निकलेगी, लेकिन कॉपर ऑक्साइड का हाइड्रोजन के साथ करने पर कोई उष्मा नहीं निकलेगी। तो ये अपना आंसर ये हो जाएगा 4 नंबर। 116 रेडॉक्स अभिक्रिया में होता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों। 117 निम्न अभिक्रिया में एक उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है ये देखना है अपने को। तो सबसे पहले तो इसमें प्रतिस्थापन हो रहा है, नाइट ये जो अमोनिया दिया हो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन में नाइट्रोजन ऑक्साइड और जल बनाती है, तो इसमें ऑक्सीजन का प्रतिस्थापन हो रहा है, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, संयोजन अभिक्रिया होगी नहीं, जोड़ नहीं रहा कुछ। अपचयन और उपचयन यानी रेडॉक्स अभिक्रिया, इसमें ऑक्सीजन अपचयन दोनों प्रक्रिया हो रही है, तो एक उपचयन अभिक्रिया भी होगी। तो 1 और 3 अपना ये सही हो जाएगा इसमें। 118 कह रहा है कौन सा उष्मा शोषी प्रक्रम है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण उष्मा सेपी है, सूक्ष्म बल का उदरपातन उष्मा सेपी है, और सल्फ्यूरिक अम्ल का उष्मा सेपी, शुष्क बर्फ का उदरपातन उष्मा शोषी है, उष्मा लेने के बाद वो उदरपातित होता है। जल वाष्प का संघनन उष्मा सेपी और जल का वाष्पीकरण उष्मा शोषी है, तो अपना उष्मा शोषी के उदाहरण हो जाएंगे 2 और 4। तेल के नमूने को लंबे समय तक ताजा बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। तो हीलियम और नाइट्रोजन। हीलियम और नाइट्रोजन के प्रयोग से गैस लंबे समय तक प्रयुक्त कर सकते हैं, उपयोग में ले सकते हैं। 120 नंबर बोल रहा है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करें और उसमें गुणांक बताइए। तो इस अभिक्रिया को जब हम संपूर्ण करेंगे, जो मैंने ये संतुलित की यहाँ पे, तो हमें आएगा इसमें आ गया 3 4 1 4 3 4 1 4 आ जाएगा। फिर अपने 121 नंबर सवाल है। 121 नंबर सवाल क्या बोला, कौन सा कथन असत्य है। जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है, तो जब कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जल अभिक्रिया करता है तो बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस उष्मा निकलती है। तो एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं होगा क्योंकि ये रूट है, बुझे हुए चूने का निर्माण होगा जो हो रहा है। एक अधिक मात्रा में उष्मा निकलेगी तो उष्मा निकल रही है। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड जल और प्राप्त गुणांक ही एक होगा, तो दोनों का गुणांक एक ही है। तीनों सही हो जाएगा, 3 नंबर गलत हो जाएगा। 122 निम्न में से प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक सूचक कौन कौन से, हल्दी होगा, पेटूनिया होगा, चाइना जिसे गुड़हल कहते होगा, और हाइड्रेजिया होगा। फिनेप्थोलिन और मेथिल ऑरेंज होगा अपने पास कृत्रिम सूचक। 123 दिक लवण नहीं है। दिक लवण कौन सा नहीं है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड संकुल लवण है। फिटकरी, कार्नेलाइट और मोहर लवण दिक लवण है। फिर अपने पास में आएगा नेक्स्ट वाले 124। आरएनएस के अनुसार सही नहीं है। तो जो सात जलीय विलयन में पूर्णतः अम्ल आयनित हो जाते हैं वह दुर्बल साल होते हैं, यह गलत बात है। जो अम्ल जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं वो प्रबल अम्ल होते हैं। जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते वो दुर्बल सार होते हैं, और जो सात जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं वो प्रबल सार होते हैं। तो ये सही होगा, ये अपना गलत हो जाएगा और ये सास का आंसर रहेगा। आरएनएस की थ्योरी क्या कहती है, आरएनएस कहता है कि जो जल में H+ आयन देगा वो अम्ल हो गए, जो H- देने वाले सार कहलाएंगे। जो पूर्णतः आयनित प्रबल अम्ल हो गए, जो पूर्णतः आयनित नहीं हो गए वो प्रबल सार हो गए। 125 नंबर सवाल, सत्य नहीं है कथन। तो अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं, सही बात है। अम्ल सार से क्रिया करके उदासीन हो जाते हैं, सही बात है। सारीय सारक धातु ऑक्साइड से क्रिया करके लवण व जल देते हैं, ये गलत बात है। अम्ल व सार जलीय विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं, ये बात भी सही है। सार मुख्यतः धात्विक होते हैं जो धातु ऑक्साइड से क्रिया नहीं करते। सार जो धात्विक होते हैं और धातु ऑक्साइड से क्रिया नहीं करते हैं, केवल और केवल विस्थापन अभिक्रिया को दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं, विस्थापन अभिक्रिया को दर्शाते हैं। नेक्स्ट अपना सवाल रहेगा 126 अमिट शाही।
अमिट स्याही का AgNO3, AgNO3 का लवण को हम अमिट स्याही कहते हैं। अमिट स्याही हो गया अपना। फिर है अपने पास में 127 मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करने के प्रयोग को करते समय प्रमुख प्रेक्षण प्राप्त होगा। तो जब हम मैग्नीशियम रिबन, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा, तो चमकीले ले श्वेत पाउडर प्राप्त होगा। तो मैग्नीशियम रिबन का दहन चमकीला श्वेत रो प्राप्त करेगा। सही है। कौन सी महीने, कोई मई श्वेत चूर्ण बनता है। सही बात है। मैग्नीशियम रिबन वाष्पित हो जाता है, ये बात गलत है। और श्वेत चूर्ण का जलीय विलयन विलियम लिटमस को लाल कर देता है, ये बात भी गलत है। तो ए और बी सही हो जाएगा अपना 3 नंबर आंसर। 128 नंबर क्या बोल रहे हैं, मधुमक्खी के डंक मारने पर उसकी अम्लता को खत्म करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो मधुमक्खी के डंक को वो अम्लता को खत्म करने के लिए हम मेथोनिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। मेथोनिक अम्ल का मेथोनिक अम्ल होगा वो मधुमक्खी के डंक में होता है। और मेथोनिक अम्ल को खत्म करने के लिए हम जिंक कार्बोनेट या कैलामाइन का उपयोग करेंगे। 129 नंबर बोल रहा है कि किस लवण का क्रिस्टलीकरण जल नहीं होता है। तो सोने का सोडा होता है Na2CO3 डॉट 10H2। जिप्सम होता है CHO4 2H2। फिर पोटासियम होता है K2SO4 डॉट AlSO4 डॉट 10H2। खाने का सोडे में जल की मात्रा नहीं होती। NaHCO3 इसका रासायनिक सूत्र है। 130 नंबर सवाल बोल रहा है कि निम्न में से एक कवक द्वारा उत्पादित होता है। तो कवक द्वारा उत्पादित होता है एसिटिक अम्ल। एस्पेरिजिलस टेरेसियस कवक वो एसिटोबैक्टर एसिटाइक बैक्टीरिया द्वारा होता है। सिट्रिक अम्ल संतरा व नींबू में होता है। ब्यूट्रिक अम्ल मक्खन में होता है। लैक्टिक अम्ल खट्टा व दूध व दही में होता है। एथोनिक अम्ल कार्बोनेट के साथ क्रिया करके बनाता है। तो जो एथोनिक अम्ल होता है वो कार्बोनेट के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, तो हमें आंसर होगा 1 नंबर केवल लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होगा। केवल लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होगा। फिर 32 नंबर कौन सा सार नहीं है। तो सार कौन सा नहीं होगा, एथिल एल्कोहल, जो जलीय विलयन में OH प्लस आयन नहीं देता, इसलिए ये सार नहीं होगा। KOH OH माइनस देगा, NOH देगा और NH4OH OH माइनस आयन देगा। 133 सवाल क्या कह रहा है, 133 नंबर कह रहा है कि बेकिंग सोडा में सिरका मिलाया जाता है तो एक गैस निकलती है जो छूने के पानी में प्रवाहित किए जाने पर उसको दुधिया कर देती है। ये गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। लेड नाइट्रेट को तापीय वियोजन के दौरान भूरे रंग तथा धुआं उत्सर्जित होता है। कौन सी गैस होती है, तो वो होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो 35 नंबर है कठोर जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस लवण का उपयोग किया जाता है। तो दावन सोडा और कपड़े धोने का उपयोग किया जाता है। फिर अपना नेक्स्ट सवाल है अपना 136 नंबर। सोचिए एक दो को मिलान कीजिए। नेट्रल का डंक फॉर्मिक अम्ल में होता है। फिर टार्टिक अम्ल होता है अपने कच्चा आम, इमली, अंगूर में। नींबू संतरा में होता है अपने पास सिट्रिक अम्ल। और टमाटर में होता है ऑक्सेलिक अम्ल। और सेब में मौलिक अम्ल। और आंवला में होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। प्रभात तारा के नाम से शुक्र ग्रह को जानते हैं। स्थलीय ग्रह नहीं है तो शनि ग्रह नहीं है, गैसों से मिलकर बना होता है। सूर्य से दूरी के अनुसार क्रम है तो सबसे पहले सूर्य का नेतृत्व होता है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस यानी अरुण और फिर वरुण यानी नेपच्यून। फिर अपने पास 140 उर्सा मेजर क्या है। उर्सा मेजर एक तारामंडल है। फिर आगे अपने पास में शिक्षण विधि के सवाल। एक अध्यापक विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती है और उसके बाद विद्यार्थियों को उन उदाहरणों के आधार पर नियम निर्धारित करने को कहती है। अध्यापिका किस उपागम का प्रयोग करती है, आगात्मक उपागम का। 5A निर्मितवाद उपागम के किस सोपान में विद्यार्थी के प्रयोग परीक्षण के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं वह उन्हें दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो वो व्याख्या होती है। फिर हर्बर्ट की पाठ योजना के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसमें मुख्य बल विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर दिया है, सही बात है। दृष्टिकोण सीखने के संक्षिप्त सिद्धांत पर आधारित है, सही बात है। हर्बर्ट के पाठ योजना की जननी कहा जाता है, सही बात है। इसमें समझ स्तर के शिक्षण पर अधिक बल दिया गया है। इसमें स्मृति स्तर के शिक्षण पर अधिक बल दिया है। फिर अपने पास 144 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है, पुच्चा उपागम की एक सीमा होती है। सीमा है क्या है, ग्राह्य अधिगम की तुलना से अधिक समय लगता है। जो पुच्चा उपागम है उसमें हमें ग्राह्य अधिगम की तुलना में अधिक समय लगता है। 145 नंबर व्यवहारवादी मनोविज्ञान के उपागम मान्यताओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वास्तविक दक्षता अत्यधिक अभ्यास से आती है, सही बात है। केवल समझ से नहीं आती। प्रतिपुष्टि से सीखना बहुत अधिक प्रभावी होता है। अधिकांश जटिल कौशल अनुक्रमिक संरचना वाले होते हैं। तो अपने पास बी और सी होगा, लेकिन अगर वास्तविक दक्षता अत्यधिक अभ्यास से आती है, यहाँ पे केवल समझता तो अत्यधिक अभ्यास से आती है। आप बुच्चा प्रशिक्षण उपागम दर्शन के अनुसार ज्ञान परिवर्तनशील होता है, बदलता रहता है। निम्न में से RCEM पाठ्य योजना उपागम का चरण नहीं है। तो सृजनात्मकता नहीं, अदा है, प्रक्रिया और प्रदा है। फिर अपने पास 148 नंबर NCERT द्वारा गणित पाठ्यक्रम NCF 2000 में रैखिक समीकरण एक अक्षर में विभिन्न कठिनाई स्तरों को एक साथ कक्षा 6, 7 और 8 में शामिल किया गया है। रैखिक समीकरण के कक्षा 9 और 10 के 2 चरणों पर विस्तार कीजिए। कौन सा उपागम से संबंधित है, तो ये होगा अपने पास में स्पाइरकल।
उपागम। स्पाइरकल उपागम में क्या होता है, एक अध्याय को निपटाने के लिए कई छोटे छोटे स्वतंत्र इकाइयों को विभाजित किया जाता है। छोटी इकाइयों में विभाजित होते स्पाइरकल उपागम कहते हैं। मॉरिसन इकाई योजना उपागम का पद नहीं है, तो आत्मीकरण नहीं है। प्रस्तुतिकरण संगठन व्यवस्था और हार्मोनिकरण है। तो खोज पहला पद है, खोज करना, अन्वेषण। प्रस्तुतिकरण दूसरा, आत्मीकरण या परिपाक तीसरा, संगठन का व्यवस्था चौथा और व्यावृत्ति या अभिव्यक्तिकरण पांचवा। 150 नंबर 150 सवाल है, रचनावादी शिक्षण हेतु उपयोगी शिक्षण विधि नहीं है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि है, सहकारी अधिगम विधि है, व्याख्या विधि नहीं है, संकल्प मानचित्रण है। तो ये हमारा हो गया मॉडल पेपर 2। हम टोटल 12 मॉडल पेपर करने वाले हैं, तो आप हमारे साथ ऐसे बने रहिए और इनसे आपका लगभग 80% इन्हीं में से मिलेगा या इनके लगभग समकक्ष मिलेगा। तो आप फॉलो कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।